हिंदुस्तान में कोविड की दूसरी लहर खत्म होते होते ये भविष्यवाणी कर दी गई थी कि जब भी कोविड की तीसरी लहर आएगी तब उसकी चपेट में ज्यादा बच्चे आएंगे। तीसरी लहर आ चुकी है और ये बात सच भी साबित हुई है। टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी खबर के मुताबिक मुंबई में 20 दिसंबर और 6 जनवरी के बीच बच्चों में कोविड के केवल 2620 मामले सामने आए, पर अधिकारियों का मानना है कि ये आंकड़े बहुत ही कम है। इससे कई ज्यादा बच्चों को कोविड हुआ है पर उनकी टेस्टिंग नहीं हो रही है। वजह है कि ज्यादातर बच्चों में काफी माइल्ड लक्षण दिख रहे हैं। हमें सेहत पर ऐसे कई पेरेंट्स के मेल आए हैं जिनके आसपास बच्चों को कोविड हुआ है। वो जानना चाहते हैं कि अगर उनके बच्चे को कोविड हुआ तो उन्हें किस तरह का इलाज उसे देना चाहिए, क्या बच्चों को अस्पताल में भर्ती करवाना चाहिए। ये सारे सवाल हमने पूछे एक्सपर्ट से। साथ ही ये भी जानने की कोशिश की कि इस वेव में ज्यादा बच्चों को कोविड इन्फेक्शन क्यों हो रहा है। जानिए हमें क्या पता चला। तो जैसा हमने देखा लास्ट 3 वेव्स में इस बार बच्चे जो है सबसे ज़्यादा संक्रमित हुए हैं, अफेक्टेड हुए हैं। इसका मेन रीज़न ये हो सकता है कि ज़्यादातर पॉपुलेशन जो एडल्ट्स की पॉपुलेशन है वो वैक्सीनेटेड हैं और उनमें सिम्टम्स जो हैं या तो कोई सिम्टम्स नहीं हुए हैं या बहुत ही माइल्ड सिम्टम्स होकर ठीक हो गए हैं। बच्चे जो कि अनवैक्सीनेटेड हैं और ज़्यादा मात्रा में हो जा रहे हैं, जो कि अनवैक्सीनेटेड पॉपुलेशन है, इनमें सिम्टम्स आ रहे हैं। बट लकीली, और हम कह सकते हैं कि ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी खबर है कि हालांकि बच्चों की तादाद ज़्यादा है जो अफेक्टेड हुए हैं इस बार। ऑलमोस्ट हर फैमिली में जब एडल्ट को कोई सिम्टम्स होते हैं तो बच्चे भी अफेक्टेड हो रहे हैं, लेकिन ऑलमोस्ट सारे बच्चे मतलब है मोर देन 90% ऑफ बच्चे घर पे ही ठीक हो जा रहे हैं। उनको हॉस्पिटल एडमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ रही है और उनमें जो सिम्टम्स आ रहे हैं वो जनरली माइल्डर सिम्टम्स हैं। मेजॉरिटी ऑफ बच्चों में फीवर जो है वो प्रीडोमिनेंट सिम्टम्स होती है, या तो हल्की फीवर या किसी बच्चों में हाई फीवर भी हो रहे हैं। और जो कॉमन सिम्टम्स जो हमें देखने को मिल रही है वो है सर्दी होना, खांसी होना और एपेटाइट का सिग्निफिकेंटली कम हो जाना। काफ़ी बच्चे जो थोड़े बड़े हैं वो कमज़ोरी भी फील कर रहे हैं, इरिटेबिलिटी हो रही है, चिड़चिड़ापन आ रहा है और उनमें खाने की इच्छा नहीं है, जिसके कारण वेट लॉस हो रही है। प्लस कुछ बच्चों में, कुछ स्मॉल परसेंटेज ऑफ बच्चों में पेट में दर्द या लूज मोशन या हेडेक, ये भी सिम्टम्स हो रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये सिम्टम्स जो हैं ये घर पे ही मैनेज हो जा रहे हैं और मैंने अभी तक जितने बच्चे देखे हैं, किसी भी बच्चे को हॉस्पिटल में एडमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ी है। इनफैक्ट बहुत ही स्मॉल परसेंटेज ऑफ बच्चे जो हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं वो इसलिए हो रहे हैं क्योंकि उन्होंने खाना पीना छोड़ रखा और उनको आईवी फ्लूइड की ज़रूरत पड़ी है। जब वो बच्चे को कोविड के सिम्टम्स होते हैं जो अभी हमने डिस्कस किया, तो मेनली कि टाइमली डॉक्टर से कंसल्ट करें, खुद सेल्फ मेडिकेशन ना करें, क्योंकि कोविड की ट्रीटमेंट बच्चों में और एडल्ट्स में बिल्कुल ही डिफरेंट है। बच्चों में जनरली हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं और इनमें एंटीबायोटिक्स का कोई रोल नहीं है, मल्टीविटामिन के कोई रोल नहीं है, जिंक की बहुत ज़्यादा कोई रोल नहीं है, विटामिन सी की भी रोल अभी गाइडलाइंस में हटा दी गई है। तो इनफैक्ट इन बच्चों को सिर्फ सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए जो हम सर्दी और खांसी की दवाई देते हैं और वेल हाइड्रेट रखने के लिए जो एडवाइस देते हैं, क्योंकि जो मैंने देखा है अभी हमारे प्रैक्टिस में बहुत बार पेशेंट्स जो हैं डर में आकर के काफ़ी सारी ऐसी दवाइयाँ देते हैं जो उनको ज़रूरत ही नहीं है, जैसे एजिथ्रोमाइसिन। ये बहुत ही कॉमनली प्रिस्क्राइब्ड और दी जाने वाली दवाई हो गई है, जिसकी बच्चों में कोविड के सिचुएशन में कोई भी रोल नहीं है। तो बहुत ही सिंपल ट्रीटमेंट है बच्चों में और बेसिकली ध्यान देने की चीज़ें होती है कि बच्चे को सांस की तकलीफ हो रही है कि नहीं। आप ऑक्सीजन मॉनिटर कर सकते हैं या तो थंब वाले उंगली पे या पैर के थंब पे, जहाँ पे नेल पॉलिश वगैरह ना लगी हो। इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है कि सैचुरेशंस जो है वो दिन में 1 या 2 बार मेजर करने की ज़रूरत है और सैचुरेशंस अगर नॉर्मल है, बच्चा अगर सांस में कोई तकलीफ नहीं है और बच्चा अगर खा पी रहा है तो आप घर पे ही बच्चे को मैनेज कर सकते हैं। कि जब भी अगर कोविड के सिम्टम्स आते हैं बच्चों में या उनकी टेस्ट पॉजिटिव आती है
तो मैं पेरेंट्स को यही कहूँगा कि वो पैनिक ना करें, क्योंकि वो पैनिक में बहुत सारी चीज़ें बच्चों को दे देते हैं, डर से वो बहुत सारी चीज़ें देते हैं जो ज़रूरत नहीं है। मैं आपको रीअश्योर करना चाहता हूँ थ्रू दिस मीडियम कि बच्चों में, मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन, बच्चों में सिम्टम्स बहुत ही माइल्ड हो रहे हैं, किसी को भी हॉस्पिटल एडमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ रही है और सारे बच्चे ठीक हो रहे हैं। सो दिस इज़ वेरी रीअश्योरिंग, ये बहुत ही रीअश्योरिंग है हम लोगों के लिए, और पेरेंट्स को भी इसमें बहुत ज़्यादा पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन चीज़ों का ध्यान रखना है जो हमने डिस्कस किया। और एक बात और जो कि इम्पॉर्टेंट है, प्रिवेंशन ऑफ कोविड, जैसे कोविड को फैलने से बचाने के लिए और कोविड को होने से रोकने के लिए, वो है यूज़ ऑफ मास्क, हैंड सैनिटाइजेशन। वो जनरल गाइडलाइंस है, वो हमेशा ही फॉलो करनी है। अभी के गाइडलाइंस में ये है कि 5 साल से छोटे बच्चों को ज़रूरत नहीं है मास्क पहनने की, क्योंकि हम कंटिन्यूस मास्क यूजेज उनमें रीअश्योर नहीं कर सकते हैं। 5 साल से बड़े बच्चों में मास्क पहन के ही बाहर निकलें, भीड़ भाड़ इलाकों को अवॉइड करें। अगर किसी को ऑब्वियस सिम्टम्स हैं सर्दी, खांसी या बुखार के, तो उससे बच्चे को दूर रखें और बेसिकली हैंड सैनिटाइज करें। अगर मान लीजिए किसी ऐसे अननोन प्लेस में जाते हैं जहाँ पे भीड़ है, वहाँ पे फ्रीक्वेंटली अपने हैंड वॉश करें और मास्क पहने। इन 2 चीज़ों का पालन करें। और ऑब्वियसली सोशल डिस्टेंसिंग आ जाती है। अगर किसी को ऑब्वियस इन्फेक्शन जैसा लग रहा है या सिम्टम्स हैं तो उनसे दूर ही रहें। आपने डॉक्टर साहब की बातें सुनी, एक बात तो समझ में आ ही गई होगी, कोविड का इलाज बच्चों और बड़ों में अलग होता है। जो दवाइयां आपने कोविड होने के बाद खाई हैं या किसी अडल्ट को खाते हुए देखा है, वो बच्चों को अपने आप देना ना शुरू करें। पहले डॉक्टर की सलाह लें, जो इलाज डॉक्टर बताएं उसका पालन करें। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ। ब्लड डोनेट करना चाहते हैं, जानिए कौन कौन खून नहीं दे सकता है। खून डोनेट करना यानी ब्लड डोनेशन एक बहुत ही अच्छा काम है। ऐसा करने से ना सिर्फ आप किसी की जान बचा रहे हैं, बल्कि ये आपकी सेहत के लिए भी अच्छा है। ब्लड डोनेट करने से आपका शरीर कमजोर नहीं पड़ता, खून की कमी नहीं होती। ब्लड डोनेट करने के 48 घंटे बाद ही आपका शरीर नया खून बना देता है। अगर आप हेल्दी हैं तो 3-4 महीने में फिर से ब्लड डोनेट कर सकते हैं। अब अगर आप ब्लड डोनेट करने के बारे में सोच रहे हैं तो पहले ये जान लीजिए कि कौन कौन लोग ब्लड नहीं डोनेट कर सकते हैं। इसके बारे में हमें बताया सूर्य प्रभा सदाशिवन ने। 18 साल से कम उम्र के और 65 साल से ज्यादा उम्र के लोग ब्लड डोनेट नहीं कर सकते हैं। अगर नॉर्मल हेल्थ प्रॉब्लम है जैसे कि बुखार, सिर दर्द, सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार या फिर दस्त, तो आप ब्लड डोनेट नहीं कर सकते। डायबिटीज है और इंसुलिन इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं तो आपको ध्यान रखना होगा। अगर डायबिटीज को डाइट और ओरल दवाइयों से कंट्रोल में रख रहे हैं तो आप खून दे सकते हैं। ब्लड डोनेट करने के लिए आपका वजन 45 किलो से ज्यादा होना चाहिए। हीमोग्लोबिन लेवल आपका 12.5 से ज्यादा होना चाहिए। औरतें डिलीवरी के 1 साल बाद ही ब्लड डोनेट करें, वो भी ब्रेस्ट फीडिंग बंद करने के बाद। डोनर को किसी भी तरह का इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। डॉक्टर्स का मानना है कि हार्ट पेशेंट को ब्लड डोनेट नहीं करना चाहिए। कुछ दवाइयां ऐसी होती हैं जो डोनर या फिर रिसीवर के लिए जोखिम पैदा कर सकती हैं। मेडिकल ट्रीटमेंट करवा रहे हैं तो किसी डॉक्टर से सलाह लेने के बाद ही ब्लड डोनेट करें। कोविड वैक्सीन लेने के 14 दिन बाद आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं और कोविड से ठीक होने के 28 दिन बाद आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं। समझे? अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक, एक झक्कास सी हेल्थ टिप। कई बार आपको डॉक्टर्स, एक्सपर्ट्स प्रोबायोटिक्स खाने की सलाह देते हैं, पर ये प्रोबायोटिक्स होते क्या हैं, ये कैसे काम करते हैं, साथ ही जानिए प्रोबायोटिक के लिए खाने में क्या क्या चीजें शामिल करनी चाहिए। प्रोबायोटिक्स के बारे में न्यूट्रिशनिस्ट दीप्ति खटूजा बताती हैं कि प्रोबायोटिक ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो कि जिंदा होते हैं, यानी लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। ये हमारी बॉडी के लिए अच्छे होते हैं और हमारे शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाते। ये हेल्दी बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म नुकसान पहुंचाने वाले बैक्टीरिया, जिन्हें हम पैथोजन कहते हैं, उन्हें नष्ट करने में मदद कर सकते हैं। इनकी वजह से हमें बेहतर डाइजेशन, सेहतमंद पेट और बेहतर इम्यूनिटी मिलती है। खाने की क्या चीजें प्रोबायोटिक होती हैं? तो सबसे पहले नाम आता है दही का। इसमें लैक्टोबैसिलस एंजाइम होता है। खाने की कई फर्मेंटेड चीजें प्रोबायोटिक से भरपूर होती हैं।
फर्मेंटेड यानी खाने पीने की ऐसी चीजें जिनमें कंट्रोल्ड तरीके से यीस्ट या बैक्टीरिया कुछ बदलाव कर देते हैं, जैसे दूध से दही बनना, ढोकला, इडली, कुछ तरह के अचार जैसे खीरे का अचार, कांजी, फर्मेंटेड मिल्क जिसे केफिर बोलते हैं, किमची यानी फर्मेंटेड पत्ता गोभी, ये सारी चीजें प्रोबायोटिक्स होती हैं। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। शुक्रिया।